जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेलस पर। आज का टॉपिक है भारत का आकार, स्थिति और विस्तार। इस पार्ट को हम मैप के थ्रू आसानी से समझेंगे और याद करेंगे, और कुछ एक जगहों पे मैं आपको जो नहीं याद होने वाली चीज़ें हैं उस पर मैं कोड बताऊंगा, जिससे आप उसे आसानी से याद रख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब पहली बात, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मैप से देखते हम। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब। अब ग्लोब के बीचों बीच में जो लाइन खींची जाती है इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। अब ये लाइन ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये हो गया नॉर्थ का पार्ट और ये हो गया साउथ का पार्ट। चूँकि ग्लोब आधा हुआ है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, और भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बात क्लियर? यही दूसरी बात देख लेते हैं। ये ग्लोब है आपका, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ये जो लाइन है इसे आप कहते हो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक, 0 डिग्री देशांतर की रेखा। इसे एक और नाम देते हो आप ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन। अब इस लाइन ने क्या किया? आपके ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये ईस्ट यानी पूरब का भाग हो गया और ये वेस्ट यानी पश्चिम का भाग हो गया। और ये आधा गोला है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात क्लियर? तो एक बात ध्यान रखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, यहाँ मत कह दीजिएगा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि ग्लोब को 4 भागों में ही बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। बात क्लियर? अब देखिए, यहीं एक चीज़ देखते चलते हैं कि भारत किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है। अब पहले अक्षांश को समझ लेते हैं और डिटेल में नहीं समझाऊंगा इसको। कारण क्या है कि इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ अक्षांश और देशांतर पे, जिस पे आप टाइम निकालना सारी चीज़ें जान जाओगे और इस अक्षांश देशांतर का महत्व क्या होता है ये भी जान जाओगे आप। तो उस वीडियो में डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ समझने के लिए, ये अभी आपने देखा ये विषुवत रेखा है और ये 0 अक्षांश की रेखा है, 0 अक्षांश की रेखा। अब यहाँ 1-1 डिग्री के गैप पे ढेर सारी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। 1-1 डिग्री से होते हुए 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते हम यहाँ तक आएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, 5, 10, 15 इस तरह करते करते हम 90 डिग्री तक पहुँच जाएंगे। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में जाएँ, 1-1 डिग्री करते करते हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करते करते हम साउथ में चले जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव पर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो 0 के उत्तर वाले अक्षांश को उत्तरी अक्षांश और 0 के दक्षिण वाले अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उन्हें उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा के दक्षिण जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। एक चीज़ और देखते चलते हैं यहाँ पे हम। ये देखिए, अभी आप देखिए, आप ये ग्रीनविच लाइन है और ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये पूर्व वाला भाग हो गया और इधर पश्चिम वाला भाग। यहाँ भी 1-1 डिग्री गैप पे ढेर सारी लाइनें खींची जाती हैं। जो भी लाइनें पूर्वी गोलार्ध में खींची जाएंगी उन्हें कहा जाएगा पूर्वी देशांतर की रेखा, और जो लाइन पश्चिमी गोलार्ध में खींची जाएंगी उन्हें कहा जाएगा पश्चिमी देशांतर की रेखा। बात क्लियर? और ये भी 1-1 डिग्री के अंतराल पे, डिस्टेंस पे खींची जाती हैं। बात क्लियर? अब भारत कहाँ पे है? थोड़ा सा इसको मैं रिमूव करता हूँ और उसके बाद फिर से समझाता हूँ आपको। अब देखिए, अब भारत की बात आ रही है, भारत कहाँ पे है? अब देखिए, ये आपका ग्लोब बन गया, ये 0 की लाइन हो गई भूमध्य रेखा, ये 0 की लाइन ग्रीनविच रेखा। अब देखिए, भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, उत्तरी अक्षांश में लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। अब आप देखिए,
ये 0 की लाइन, तो इसके ऊपर उत्तरी अक्षांश होगा। 1 2 3 करते करते चले गए, तो ये मान लीजिए लाइन जो हमारी जा रही है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड की लाइन है, ठीक, उत्तरी अक्षांश की रेखा। 4 मिनट के पीछे परेशान मत होइएगा, अक्षांश देशांतर वाले वीडियो में डिटेल में समझाया हूँ मैं, ठीक। उसके बाद 1 2 करते करते और ऊपर गए, तो ये मान लीजिए लाइन जो जा रही है ये 37 डिग्री 6 मिनट की लाइन है, उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक। अब यानी इन्हीं दोनों लाइन के बीच में कहीं भारत है, कहाँ है अभी नहीं पता चल रहा है। देखते हैं देशांतर के हिसाब से भारत 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेके यानी पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर। अब देखिए ये 0 की लाइन अगर है तो इसके इधर होगा पूरब सारा, तो इस लाइन से मान लीजिए 1 2 3 करते गए, ये वाली जो लाइन हमारी है ये बनती है मान लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट की लाइन, ठीक, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ये लाइन जो खींच रहा हूँ मैं, मान लीजिए ये लाइन बनती है हमारी 97 डिग्री 25 मिनट की लाइन, ठीक, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की। अब आपको दिख रहा होगा कि भारत कहाँ होगा, इन्हीं दो लाइनों के बीच में होगा। तो आप देखिए जो ये एरिया दिख रहा है आपको, इन्हीं दोनों के बीच में भारत होगा, भारत यहीं पे है, ये भारत का विस्तार है अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। अब ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नहीं बोलना है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए भारत इस लाइन के कहाँ है, उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध में है, और इस लाइन के पूरब में है तो पूर्वी गोलार्ध में है। आप ये नहीं कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ग्लोब को केवल 4 भागों में डिवाइड किया गया, 8 भागों में नहीं। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बात क्लियर है? चलिए अब इसी मैप में देखते हैं भारत की स्थिति को। देखिए अगर मेन लैंड की बात की जाए तो भारत ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके लद्दाख में ये एरिया 37 डिग्री 6 मिनट की लाइन, गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और ये है 97 डिग्री 25 मिनट की लाइन, ठीक। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरिक विस्तार हो गया। अब यहीं एक चीज़ और देख लीजिए, अक्षांश और देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये 30 डिग्री का लगभग 30 डिग्री का अंतर है। वहीं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इधर 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में भारत में कितने डिग्रियों का अंतर है, तो आप आसानी से इस बात को बता सकते हो। बात क्लियर है? चलिए यहीं एक चीज़ और देख लेते हैं हम। भारत के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसे आप कहते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये जो लाइन जा रही है क्या है? कर्क रेखा है, और ये लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को ही कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक। और ये लाइन भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। आप मैप में देख रहे हो, दिख रहा है कि भारत 2 भागों में इस लाइन से विभाजित हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इस लाइन पर कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी राज्य कहाँ पे हैं, किस लाइन के ऊपर हैं? कर्क रेखा के ऊपर है, टॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इस लाइन से हो, ये लाइन इन राज्यों से होकर जाती है। बात क्लियर हो गई? इसके लिए कोड भी है, चाहो तो आप कोड इसके लिए ध्यान दे सकते हो। गमछा झार मित्र पर, ये कोड है। कौन कौन किन किन राज्यों से कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। गमछा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झार पूरा झारखंड, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिमी बंगाल और रज से राजस्थान, ठीक। तो अगर ये कोड याद रहा आपको, तो ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये इसका आंसर आपसे आसानी से बन जाएगा। एक चीज़ और देखते हैं यहीं पे।
अब देखिए, अगर हम स्थानीय समय की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का अंतर है स्थानीय समय में। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ ताकि क्लियर कट आपको दिखाई दे। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर है, यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 10 बज रहे हैं तो गुजरात में सुबह के 8 बज रहे होंगे, यानी इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के लोग जब सुबह ऑफिस पहुंच गए होंगे तो गुजरात के लोग सुबह नाश्ता पानी करके ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कैसे मैनेज होगा, कोई बात। इसलिए एक मानक समय रेखा मानी गई है और भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा, भारत की मानक समय रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक, अब ये लाइन आपको दिख रही होगी मैप में, ये जो लाइन है यही लाइन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की लाइन है। ठीक, अब इस लाइन पे जो टाइम होगा, मान लीजिए इस लाइन पे अगर 9 बज रहा है तो हम अरुणाचल प्रदेश में भी 9 मानेंगे, 9 बज रहा है, और गुजरात में भी मानेंगे 9 बज रहा है, तो टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होगा और सारा काम प्रॉपर हो पाएगा। ठीक, तो इसलिए मानक समय रेखा मान ली गई। कैसे मानी गई है, क्यों यही लाइन मानी गई है, इसके लिए अक्षांश देशांतर का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें प्रॉपर आपको समझाया जाएगा, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत की मानक समय रेखा या समय कहाँ से लिया गया है। ठीक, तो ये जो लाइन है उत्तर प्रदेश के यूपी के मिर्ज़ापुर के अमरावती चौराहा से होकर गुजरती है। तो भारत का जो समय लेने का स्थान है, मापने का स्थान है, यूपी के मिर्ज़ापुर का अमरावती चौराहा। कई किताबों में अभी इलाहाबाद का नैनी दिया हुआ है, तो वो भी मिस्टेक हुआ था और इसके भी डिटेल में हम अक्षांश देशांतर में बताएंगे। फिलहाल यहाँ बस इतना जानिए कि यूपी के मिर्ज़ापुर से ये लाइन होकर जाती है। हमारा मानक समय जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया, यूपी के मिर्ज़ापुर के अमरावती चौराहा से लिया गया है। एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि 82.5 डिग्री की लाइन किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है। 5 राज्यों से, कौन कौन से, एक तो आपका यूपी हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया, ठीक, और उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक, तो कुल मिला के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। सॉरी, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत की स्थिति कहाँ है, भारत दक्षिण एशिया में। आपको एशिया का मैप दिख रहा होगा। अब देखिए पूरे एशिया का मैप, ये आपका हो गया इधर पश्चिम एशिया, इधर हो गया पूर्वी एशिया। अब भारत का ये देखिए एशिया में क्या है, दक्षिण का भाग है, ये भारत कहाँ है, दक्षिण एशिया में है। ये ध्यान रखिएगा, भारत कहाँ पे है, दक्षिण एशिया में है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस पार्ट में जो भी आपको दिख रहा है वो सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। चलिए, अब भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसको भी मैप में आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इसको मैप में थोड़ा सा मैं, चलिए अब देखिए, यहाँ से ये गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये जो भारत की पूरी लंबाई है 2933 किलोमीटर है, और जम्मू कश्मीर में इस लद्दाख से यहाँ से लेके और कन्याकुमारी तक ये जो एरिया है, ये जो लंबाई है पूरी, ये पूरी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। बात क्लियर। भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% ही है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 2.4% है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है।
क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े कौन कौन से हैं? एक हो गया रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया, उसके बाद भारत। अब देखिए कई लोग कोड बनाए हैं, थोड़ा गलत हो गया उनसे तो हम एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से चलेंगे, इधर उधर की कहानी नहीं याद रखेंगे। कोड मैं बनाया हूँ आपके लिए, तो इसका कोड बनता है रुक अमेरिका, अमेरिका, चीन, बस, आया भारत, आया भारत। ये कोड है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, किस चीज़ का कोड है? जो भारत से 7 बड़े देश हैं उनके सीक्वेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में कोड है। ठीक, अब ये कोड कैसे बना? अभी देखिए कोरोना वायरस का समय है तो चीन अमेरिका परेशान है। ठीक, और इस समय विकास की बात हो रही है, आगे फिर से रीइस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है सबके इकोनॉमी की। तो अब भारत क्या कहेगा? अब चीन अमेरिका पूरी तरह परेशान है तो भारत क्या कहेगा? रुक अमेरिका चीन, बस आया भारत, यानी भारत आ रहा, तो कोड याद रखिएगा, रुक अमेरिका चीन, बस आया भारत। अब इसको डिकोड करते हैं हम लोग। ठीक, आप मैप देख के आसानी से समझ रहे, या ये सीक्वेंस लिखा हूँ, रूस से रूस, क से कनाडा, अमेरिका, चीन, इसमें ब से ब्राज़ील, इसमें स का कोई मतलब नहीं है, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, या का कोई मतलब नहीं है, उसके बाद भारत। तो कोड क्या बना? रुक अमेरिका चीन, बस आया भारत। बात क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा इस कोड को, बात आसानी से आपको याद रहेगी। और आप सभी को पता होगा जनसंख्या में भारत दूसरे नंबर पे है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत की स्थलीय सीमा देखिए, इसको भी मैप में आपको दिखाता हूँ, फिलहाल देख लेते हैं। यहाँ पे भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की तट रेखा जो है वो 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर है। ठीक, अब इसको देखिए आप, स्थलीय सीमा की जब बात कर रहे हैं हम, तो ये यहाँ से जो स्थल पे है इसकी बात हो रही है, इधर स्थल की, केवल स्थल की बात हो रही है, इसमें जल की कहीं गुंजाइश नहीं है, ये केवल स्थल की बात हो रही है। ये सॉरी, ये इधर खींच दिए नेपाल को, इधर ये ठीक, स्थल की बात हो रही है। बात क्लियर है? अब जब जलीय सीमा की बात हो रही है, वो भी मुख्य भूमि की, तो ये आप मैप में देख रहे हो, ये क्या है? ये जलीय सीमा, वो भी केवल मुख्य भूमि की बात हो रही है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत की कुल समुद्र तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। अब मुख्य भूमि और कुल में अंतर क्या है? तो जब हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, तो केवल ये मेन लैंड की बात हो रही है। ठीक, और जब कुल की बात कर रहे हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिला लेते हैं, तब बन जाता है 7,516.6 किलोमीटर। तो कुल समुद्र तट रेखा भारत की कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, जबकि केवल मुख्य भूमि की कितनी है? 6100 किलोमीटर। केवल मुख्य भूमि की कितनी है? 6100 किलोमीटर। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत की कुल स्थलीय सीमा, अब देखिए कुल स्थलीय और जलीय सीमा, यहाँ थोड़ा सा लाइन में गड़बड़ी हो गई है, कुल स्थलीय और जलीय सीमा रेखा, भारत की कुल स्थलीय और जलीय सीमा रेखा है 22,716.6 किलोमीटर। ठीक, कुल स्थलीय और जलीय दोनों मिला के है, यहाँ पे जलीय वर्ड लिखना भूल गया है, तो कुल स्थलीय और जलीय सीमा रेखा है 22,716.6 किलोमीटर। अब भारत के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को देखते हैं। चलिए, अगर बात की जाए भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? देखिए ये आप लद्दाख में देखिए, ये जगह, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा कौल, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है जिसका नाम है इंदिरा कौल। ठीक, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, क्या बात हो रही है? भारत के मुख्य भूमि का, मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये है केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु
केप कोमोरिन है जो कि कन्याकुमारी में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किवुथु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किवुथु है, जबकि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती जो कि सरक्रिक में है। कहाँ पे? सरक्रिक, गुजरात में है। बात क्लियर? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती सरक्रिक में, गुजरात में है। बात क्लियर? अब दूसरी बात, ये तो सिर्फ मुख्य भूमि की बात हुई। अगर हम जलीय भाग में अपने आइलैंड को, द्वीपों को देखें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपको मैप में दिख रहा होगा, और ये है आपका सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, पूरे होल इंडिया की बात हो रही है अब, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। बात क्लियर है? बात क्लियर है ये बात? तो भारत का मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में केप कोमोरिन। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में केप कोमोरिन, ठीक, मुख्य भूमि की। और पूरे भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ठीक, जो कि 2004 में जब सुनामी आया था तो ये डूब गया था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी हटा तो धीरे धीरे दिखाई देना भी शुरू हो गया है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मैप के थ्रू। चलिए एक बार स्लाइड को फिर से देखते हैं। देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, ठीक, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवुथु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो सर्किट गुजरात में है, ठीक, और संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पहले इसको मैप पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैप में देखेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। ये बनाई कब गई थी? 1947 में। इसको खींचा कौन था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। भारत अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है सर मार्टिमर डूरन ने खींचा था। भारत की सीमा का नाम, भारत अफगानिस्तान सीमा का नाम है डूरन रेखा। खींची कब गई थी? 1893 में। इसके बाद भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसका नाम है सीमा रेखा, उसका नाम है मैकमोहन। कब खींची गई थी? 1914 में। और खींचा कौन था? इस लाइन को बनाया कौन था? सन हेनरी मैकमोहन ने बनाया था। ठीक सॉरी। अब इसको मैप में देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैप में देखा जाए तो सबसे पहले रेड क्लिफ को देखते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन कब खींची गई थी? 1947 में। ठीक, और 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई। तो उस समय ये पाकिस्तान तो था ही, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश जिसे कहते हो, ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। तो जब ये रेड क्लिफ लाइन खींची गई तो यहाँ तो खींची ही गई, ये भी तो रेड क्लिफ लाइन थी ही, यहाँ भी ये जो था ये भी रेड क्लिफ लाइन ही है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, और इस रेड क्लिफ की लाइन की लंबाई है 3310 किलोमीटर। लेकिन अब तो पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया, तो इसकी कहानी अब खत्म हो गई है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। बात क्लियर? दूसरा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन है उसका नाम है डूरन रेखा। अब देखिए, डूरन रेखा बेसिकली खींचा गया था 1893 में। इस समय हमारा देश गुलाम था। अब ये ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटेन वालों ने अफगानिस्तान के साथ समझौता करके ये लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन को क्या किया? ड्रॉ किया। और यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे ये लाइन भारत और अफगानिस्तान से मिलती है। बात क्लियर? बेशक ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन हमारा ही है, पाकिस्तान का नहीं है। छीन लेंगे इनसे हम, समय आ गया है, इसको छीना जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, लेकिन भारत सरकार तो कहती है कि भारत अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम डूरन रेखा है। ठीक, और भारत अफगानिस्तान की सीमा जो है वो भी डूरन रेखा ही है। ठीक, अब कोई माने ना माने ये अलग बात है, लेकिन भारत सरकार जो कहती है वो हम मानेंगे। दूसरा, तीसरा मैकमोहन रेखा। ये अरुणाचल प्रदेश में, पूरे चीन और भारत के बॉर्डर पर नहीं, केवल अरुणाचल प्रदेश में जो भारत और चीन को अलग करती है लाइन, उसका नाम है मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में खींची गई, ये भी बताया हूँ मैं। ठीक, तो ये भारत और चीन के बीच लाइन है। तो आप रेड क्लिफ देख लिए।
डुरंड देख लिए और मैकमोहन लाइन देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर, केंद्र शासित प्रदेश की ओर चलते हैं। भारत में आपको पता है कि जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया तो हमारे देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, ठीक। लेकिन अभी की स्थिति क्या है, भारत में केवल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की मैं वीडियो बना चुका हूँ, भारत के समुद्र तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें हम समुद्र तटीय केंद्र शासित प्रदेश पर डिटेल में डिस्कस किए हैं, किसके गुलाम थे, कब आज़ाद हुए, कब केंद्र शासित प्रदेश बने, कहाँ कहाँ पे हैं, तो सारी चीज़ें उसमें है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। एक लद्दाख, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, चौथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांचवा दादर नगर हवेली और दमन दीव। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले क्या थे, ये 2 थे, दमन दीव अलग था और दादर नगर हवेली अलग था। दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए क्या हो गया 8, ये हो गया दमन दीव और दादर नगर हवेली। अब ये देखिए, ये हो गया पुद्दुचेरी, 6ठे नंबर पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। ये भी 3 राज्यों में डिटेल में डिस्कस किया हूँ मैं, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा आप। इसके बाद ये हो गया आपका लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती है, और ये हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक। तो अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप कहाँ पे है, अरब सागर में है। तो मैप के थ्रू भारत के आकार, स्थिति और विस्तार को आपने देखा। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।